नमस्कार। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ये स्कूल का बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन मेन फोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर होगा इसके अंदर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज जो चली या हाइपोथेसिस चली ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए। सबसे पहला जिसके दिमाग में आया कि हम अर्थ कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ का, तो एक जर्मन फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांत। उनके दिमाग में ये आइडिया आया। फिर उनकी जो दी हुई हाइपोथेसिस थी उसको रिवाइज किया। एक मैथमेटिशियन है, उसका नाम था लैपलेस। उन्होंने 1796 में इसको रिवाइज किया और उसका नाम रखा नेबुलर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में क्या होता था, नेबुलर हाइपोथेसिस में एक क्लाउड होता था जो कि एक सन के साथ हम उसे एसोसिएट करते थे। मतलब सन अभी नया नया बना है, वो अभी यंग स्टेज में है, तो उसके साथ उसमें से हम मान सकते हैं कि उसके अंदर से वो एक उसके आसपास जो क्लाउड बना हुआ है, उस क्लाउड में से वो अर्थ का ओरिजिन हुआ है। ये नेबुलर हाइपोथेसिस है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। इसमें अगर आपको याद रखना है तो याद यही रख सकते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस है वो एक क्लाउड में से फॉर्म्ड हुआ है। प्लैनेट्स जो हमारे उस टाइम माना जा सकता है कि प्लैनेट्स जो है वो क्लाउड से फॉर्म्ड हुए हैं, और उसका जो मटेरियल है वो सन के साथ मैच करता है। वही मटेरियल सन के साथ भी मैच करता है जो उस प्लैनेट्स में पाया जाता है। वो स्लोली रोटेट कर रहे हैं। फिर लेटर 1796 के बाद जब नेबुलर हाइपोथेसिस हो गई, वो और भी लोग आए इसको करेक्ट करने के लिए या इस पे किंतु परंतु करने के लिए। 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने उन्होंने बोला कि एक वैंडरिंग स्टार है जो सन के पास अप्रोच कर रहा है, सन की तरफ जा रहा है। और जब वो सन की तरफ जा रहा है तो एक सिगार आपने देखी होगी ना, इस तरह से ये एक सिगार शेप बन जाती है, एक्सटेंशन बन जाती है। तो वो सोलर सरफेस से एक ऐसा कुछ मटेरियल निकल रहा है, उसको हमने मान लिया कि यहाँ से अर्थ का ओरिजिन हुआ है। हर कोई सन के साथ ही रिलेट कर रहा है अर्थ के ओरिजिन को। धीरे धीरे जैसे वो स्टार सन से दूर जाता गया, मटेरियल सेपरेट हो गया और वो धीरे धीरे सन के अराउंड घूमने लग गया। जैसे मानिए ये एक सेकेंड, जैसे ये सन है, ठीक है, इसमें से ये सन रोटेट कर रहा है, जैसे घूम रहा है, तो इसमें से एक मटेरियल निकलता है धीरे से, और निकलता दूर चला जाता है इससे, और धीरे जाके फिर एक कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ पे आके चला जाता है। तो ये एक हमारे पास मान सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे आके ये इसके अराउंड घूमने लग जाता है। तो आज की डेट में तो ऐसे ही घूम रहा है। और उस टाइम पे ये हाइपोथेसिस दी गई थी इमैनुअल नहीं, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। देन हम आ जाते हैं और धीरे धीरे वो कंडेंस होकर प्लैनेट्स बन गए। कंडेंस मतलब क्लाउड की फॉर्म में निकलता है, गैसेस की फॉर्म में। जब अर्थ घूमती है ना तो बहुत गैसेस होती है उसमें, तो गैसेस बाहर निकलती हैं। जब गैसेस बाहर निकलती है तो वो बाहर जाके जैसे ही अर्थ से दूर जाती हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर सन से दूर जाती हैं तो टेम्परेचर कम होता है, वो गैसेस कंडेंस हो जाती हैं और एक प्लैनेट टाइप बन जाता है। तो ऐसे ही उसने बताया 1900 में हमारी। इसमें याद रखेंगे, आपकी दो थ्योरीज याद रखेंगे। 1796 में नेबुलर हाइपोथेसिस बाय
Laplace, and then come Chamberlain एंड मोल्टन 1900 में। फिर जो जेम्स जीन्स हैं हमारे, जेम्स जीन्स और हारोल्ड जेफरी, इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया, इस आर्गूमेंट को सपोर्ट भी किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई सन के साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। इसे बाइनरी थ्योरीज भी बोल देते हैं। फिर 1950 में ओटो सचमिडिट, इसका नाम देख लीजिए जैसे भी आपने प्रोनाउंस करना है, रशिया में, और कॉर्ल विजास्कर जर्मनी में इस नेबुलर हाइपोथेसिस को और रिवाइज किया और डिटेल्स दी। उन्होंने बोला कि जो सन है वो सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम। उन्होंने बताया कि इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, और डस्ट भी बोल सकते हैं। तो और जब वो उसकी जो फ्रिक्शन और उसके पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो एक डिस्क शेप क्लाउड बनता है। उस पे उससे जो भी वो पार्टिकल्स या धुआं निकलता है वो जब कंडेंस होता है तो फिर उससे प्लैनेट्स बनते हैं, मतलब कि उस कोलिजन और घिसने की वजह से। ये किसने बताया? ये हमारे ये जो नए आए हैं हमारे विजास्कर, जर्मनी के हैं जो कार्ल विजास्कर, उन्होंने ये बताया। ये तो थी अर्ली थ्योरी, इसमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेबुलर हाइपोथेसिस ठीक है, याद कर लीजिए, ये ज़्यादा याद करने नहीं। मॉडर्न थ्योरीज जो हैं उस पर थोड़ा हम ज़्यादा जोर देंगे। तो जैसे ऐसे 1900 के बाद की बात आती है तो हमारे पास बिग बैंग थ्योरी आ जाती है। उसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं कि मतलब एक छोटी सी चीज़ से एक्सपेंड होते 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 अर्थ बहुत बड़ी है हमारा बना। तो इसमें हमारे एडविन हबल आते हैं। एडविन हबल 1920 में वो ये बोलते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक्सपेंड हो रही है, धीरे धीरे से टाइम पास होता है, गैलेक्सीज दूर मूव फर्दर जाती हैं और फर्दर और दूर हो जाती हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि एक बैलून लीजिए, बैलून के ऊपर एक मार्क कर दीजिए किसी एक पॉइंट पे, और एक मार्क नहीं काफ़ी पॉइंट्स बना दीजिए आप। तो जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो वो जो पॉइंट्स ऊपर थे वो दूर होते जाएंगे एक दूसरे से। तो उन्होंने ऐसे एग्जांपल देके बताया कि भाई ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज भी दूर दूर फैल रही हैं और एक्सपेंड कर रही हैं। पर जैसे आप देखेंगे कि डिस्टेंस तो इंक्रीज हो ही रहा है, वो जो पॉइंट्स हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, मतलब उनका एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, वो गैलेक्सी भी अपने आप में बड़ी हो रही है। ये किसने बताया? हबल जी ने, एडविन हबल 1920। और ये फैक्ट के साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि भले ही दो गैलेक्सीज के अंदर की स्पेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऑब्जर्वेशंस गैलेक्सी के एक्सपेंशन को सपोर्ट नहीं करता है। डिस्टेंस जरूर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक का बढ़ रहा है, साइंटिस्ट ये मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि जो गैलेक्सी है वो अपने आप में नहीं बढ़ रही है। और जो फिर हिसाब से उनका जो बैलून वाला एग्जाम्पल है वो पार्शियली करेक्ट माना जा सकता है। अब बिग बैंग थ्योरी को आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनेंगे, उसकी कुछ स्टेजेस हैं। शुरू में क्या होता है, जितना भी मैटर है यूनिवर्स में वो सारा एक जगह पे एक टाइनी बॉल की शेप में होता है, इकट्ठा होता है, सिंगुलर एटम जिसको बोलते हैं। उसके अंदर पता नहीं कितना ही वॉल्यूम है, हम बता ही नहीं सकते हैं। ये सब आपको ऐसे मानना पड़ेगा, इसका कुछ आप किंतु परंतु नहीं कर सकते कि सर बताओ कि कितना वॉल्यूम, तो नहीं बता सकते भाई। उसके अंदर हो सकता है हज़ारों लाखों करोड़ों टन, अनइमेजिनेबल। तभी तो उसमें से इतनी शक्ति थी उस पॉइंट, उस एटम के अंदर की, जिससे पूरी अर्थ बनी, यूनिवर्स बन गए। तो इन्फिनाइट टेम्परेचर और इन्फिनाइट डेंसिटी। उसके बाद वो जो टाइनी बॉल थी दूसरी स्टेज में क्या हुआ, वायलेंट होती है, एक्सप्लोड कर जाती है, एक्सपेंशन होता है बहुत बड़ा। तो माना जा सकता है ये
कहने के लिए है कि भाई 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, बहुत साल हो गए भाई, ये तो बिग बैंग थ्योरी। तो तब से ये तब ये एक्सप्लोड हुआ था ये पॉइंट, और अब तक ये पॉइंट एक्सपैंड होता जा रहा है। कुछ एनर्जी जो एक्सप्लोड हुई वो मैटर बन गई, और पहले शुरू में जो एक्सपेंशन था वो काफ़ी स्पीड में हुआ, काफ़ी तेज हुआ, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो गया। फिर बाद में ये थोड़ा एक्सपेंशन स्लो डाउन हो गया। वो बोला जाता है कि पहले 3 मिनट में पहला एटम बन गया था। तो 3 लाख साल के बाद, बिग बैंग थ्योरी के 3 लाख साल बाद जो टेम्परेचर है हमारा लगभग 4500 केल्विन गिर गया नीचे। गिरना ही था, क्योंकि अगर वही टेम्परेचर होता तो वो तो हम मान के चलो कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे कोई एटॉमिक मैटर नहीं बन सकता। तो उसके लिए टेम्परेचर भी आपको फिजिबल चाहिए, तो वो टेम्परेचर था लगभग 4500 केल्विन, जिस पे हमारा एटॉमिक मैटर बनना शुरू हुआ, वो भी 3 लाख साल बाद। 13.7 बिलियन ईयर्स पे तो ये एक्सप्लोड हुआ। उसके 3 लाख साल बाद, मतलब 3 मिलियन ईयर्स आप मान सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, सॉरी अब 3 लाख है ना, 0.3 मिलियन हो जाएगा। ओके, देन आ जाते हैं जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है कि हम आप बोलते हैं ना कि यूनिवर्स बढ़ रहा है, गैलेक्सी एक्सपैंड हो रही है। गैलेक्सीज एक दूसरे के डिस्टेंस एक्सपैंड हो रही है, गैलेक्सीज अपने आप में हैं। हम मिल्की वे गैलेक्सी में, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक्सपैंड नहीं हो रही है। ओके, फिर ये उनका कहना था बिग बैंग थ्योरी का। तो देन कम्स टू आवर अलग कंसेप्ट आता है एक स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जो है वो हॉयल्स का कंसेप्ट है। उसने यूनिवर्स को कंसिडर किया कि एक किसी भी टाइम पर वो एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम ले लेते हैं, पर जो ज़्यादा एविडेंस जो अवेलेबल है अबाउट जो एक्सपेंड कर रहा है यूनिवर्स का, वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाला ही है। देन आते हैं स्टार फॉर्मेशन। ये तारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना, हम बोलते हैं, तो ये तारे कैसे बने। जब शुरू में था तो जो भी मैटर था, जो एनर्जी थी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी, इवनली नहीं थी कि भाई सब बराबर जा रही है, भाई इस तरफ भी 50 जा रही है, इस तरफ भी 50 नहीं, किसी तरफ 10 चली गई, किसी तरफ 100 चली गई। तो ये जो डेंसिटी का डिफरेंस था ना, इससे ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी डिफरेंस आ गया। तो इससे क्या हुआ, मैटर जो था वो टुगेदर ड्रॉन हो गया। ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, ये बेस बन जाता है गैलेक्सीज के लिए। आपने देखा होगा गैलेक्सी किसी जगह पे बहुत डार्क, आप देखते हैं तो किसी टेलीस्कोप वगैरह या कहीं गूगल पे इमेजेस देखते हैं तो कई जगह पे डार्क होता है, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे गैलेक्सी डार्क दिखती है आपको, थोड़ी वाइट पोर्शन आपको ज़्यादा दिखता है, वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाता हुआ थोड़ा कम हो जाता है। तो क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे ना, तो डेंसिटी पे बहुत मैटर करता है। फिर जो गैलेक्सी होती है उसमें हज़ारों लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत डिस्टेंस भी बहुत, और जो डिस्टेंस इसका नापा जाता है वो किलोमीटर्स में नहीं होता है, वो होता है लाइट ईयर्स में। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं, आप सिर्फ समझ सकते हैं कि हाँ इसमें याद रखेंगे कि डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर में नापा जाता है। देन कम्स अवर डायमीटर, जो इंडिविजुअल गैलेक्सी का अप्रॉक्सीमेटली होता है 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स। जो गैलेक्सी शुरू में बनना शुरू होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि एक क्लाउड होता है, उसको नेबुला बोलते हैं। नेबुला से हमारी गैलेक्सीज बननी शुरू होती हैं, वो हाइड्रोजन होती है उसके अंदर। धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो नेबुला है वो एक लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस बन जाता है। लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस मतलब एक काफ़ी गैस के छोटे छोटे धब्बे या टुकड़े समझ लीजिए आपके, उन सबको इकट्ठा करके एक नेबुला बन जाए ना, एक जगह पे आ जाए, उसको बोला जाता है नेबुला।
देन कम्स टू, वो धीरे धीरे और डेंसर होते हैं ना, जैसे जैसे क्लोज आएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, तो फिर वो डेंसिटी का स्ट्रॉन्ग होके वो एक स्टार को फॉर्मेशन दे देते हैं। क्योंकि मैटर, देखो यूनिवर्सिटी में जो भी मैटर एक साथ जुड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वो चिपकना शुरू हो जाएगा। पार्टिकल्स जितने, आपने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस में, पार्टिकल्स जितने क्लोजली बाइंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा बाइंड सॉलिड में होते हैं। तो इस हिसाब से वो गैस से आते आते लिक्विड स्टेज आती नहीं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो इसलिए तो वो सॉलिड स्टेज में वो सीधा कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि 5-6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्स की फॉर्मेशन शुरू हुई। अर्थ बना हमारा एक्सप्लोजन बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से 13 बिलियन, उसके 7-8 बिलियन ईयर्स के बाद स्टार्स बनने शुरू हुए। इसमें थोड़ा लाइट ईयर के बारे में भी लिखा हुआ है अलग से बॉक्स में, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइट ईयर, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड पे वो चलता है। 9.461 into 10⁻12 kilometer. The mean distance between the sun and the earth is, मीन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, थोड़ा अंडानुमा ऑर्बिट होती है। तो किसी जगह पे अर्थ सन से ज़्यादा दूर होती है, किसी जगह पे क्लोज होती है, जैसे एपोजी और पेरिजी। ये भी आगे आएगा, आपको बताएंगे। जिस पे कि अर्थ क्लोज होती है सन के, वो पेरिजी हो जाता है, और जो दूर होता है वो एपोजी होता है। और उसकी डेट्स भी होती हैं, जब क्लोजेस्ट होता है तो वो कौन सी डेट होगी, जब फारटेस्ट होगा तो वो कौन सी डेट होगी, आगे जाके हम आपको और क्लियर करेंगे। अभी आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए तो कोई बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें ये आएगा कि मीन अर्थ का और सन का डिस्टेंस, तो मीन ले लेते हैं एवरेज, तो लगभग 150 कितना बना देखो ना, ये 14 करोड़ किलोमीटर लगभग ऐसे कुछ है, देख लीजिए आप। एंड 8 मिनट, 8.5 मिनट, 8.3 मिनट्स लगते हैं सन की जो सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए। तो एक लाइट ईयर के अंदर आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स हमने पढ़ लिया, अर्थ कैसे बनी, स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, इसके भी कुछ स्टेजेस हैं। जैसे स्टार्स लोकलाइज्ड लम्प्स होते हैं ना, किसके, गैस के, नेबुला के अंदर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे होता है वो क्या होता है कि जो कोर के अंदर होता है ना वो स्ट्रांग होता है। तो वो गैस क्लाउड और ह्यूज रोटेटिंग डिस्क जब भागती है, गोल गोल घूमते हैं, तो गैस कोर में जो कोर अंदर वाला पार्ट होता है किसी चीज़ का, तो वो उसके अंदर सारा मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है और वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो गैस क्लाउड होता है वही गेटिंग कंडेंस और कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और जो मैटर है वो राउंड 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 होने के गोल गोल घूम रहे हैं ना। तो वो जो स्मॉल राउंड राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, उनको हम वो बोल देते हैं प्लैनेटिज्मल्स। अच्छा, ये नाम भी बहुत अच्छा है इनका, ये आ सकता है प्लैनेटिज्मल्स। जो लार्जर बॉडीज़ होती है ना वो भी फॉर्म होती है, क्योंकि कोई कोलिजन होता है तो टूट जाती है, फिर कहीं से कुछ टूटा कहीं से कुछ टूटा, तो वो ग्रेविटेशन की वजह से जुड़ के फिर एक बन जाते हैं। जो प्लैनेटिज्मल्स क्या होते हैं कि वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छोटे का आप छोटा मत समझना कि बॉल शेप के होते हैं, नहीं नहीं, बॉल जितने होते हैं बहुत बड़े होते हैं। आप यू कांट इमेजिन, और वही अर्थ के बराबर का हो जाता है प्लैनेट। तो प्लैनेट्स आपको पता ही है, प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम पे आ जाते हैं।
के 9 प्लैनेट्स बोले गए, पर 9 प्लैनेट्स नहीं है ना अभी आपके, प्लूटो तो है नहीं। अराउंड 10th भी खोज रखा है 2003 UB 313, आप देख सकते हो। जिस नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना है, हम वो बताते हैं कि वो कितना पुराना है, 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। वो नेबुला शुरू हो गया उससे बनना, बन कब गए, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें ये ज़्यादा जो फैक्ट्स है ना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद होना चाहिए कि पहले आपकी क्या बना, पहले अर्थ बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, ऐसे करके। और 9 प्लैनेट्स है, 9 8 प्लैनेट्स हैं, 9th तो आपका प्लूटो है। 63 मून साइंस में ऊपर नीचे हो सकता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, बुक पुरानी है। तो देन कम्स स्मॉल बॉडी एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। ये क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे हम, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स में क्या, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे, मीटियोर्स। तो इसको हम थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर प्लैनेट्स इसलिए बोलते हैं कि जो बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड है, एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, उस बेल्ट से लेके सन के बीच में जितने प्लैनेट्स आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, जो कि हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, पहले 4। और अगले जो पहले 4 इनको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सन का जो गैसेस होती है, फ्लेयर होती है, पूरी लग रही होती है बहुत ज़ोर से, और टेम्परेचर हाई की वजह से बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसके ऊपर का जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो बहा के ले जाता है दूर। तो वो वहाँ पे गैसेस कंडेंस होने के चांस कम होते हैं, तो लाइट गैसेस जो होती है ना, वो उड़ जाती है, तो मटेरियल सूखा सूखा रह जाता है, बस हार्ड मटेरियल रह जाता है वहाँ पे, इसलिए इसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। अर्थलाई होते हैं, और मेटल्स बहुत होते हैं, हाई डेंसिटीज़ होती हैं। डेंसिटी लोअर डेंसिटी तो उड़ के चली गई पीछे, वो अगले 5 हैं जो, उनको हम जोवियन या गैस जाइंट प्लैनेट्स बोलते हैं। जोवियन मतलब जुपिटर लाइक। ये आपने याद रखा। जो मोस्ट ये बड़े होते हैं, क्योंकि जो हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके ऊपर से गैसेस तो उड़ जाती हैं, जो उनका एटमॉस्फेयर था तो उड़ गया, तो उनका जो डायमीटर वो भी कम लगेगा ना, वो सारा पीछे चला जाता है, पीछे वालों पे। तो उनका थिक भी होता है। थिक एटमॉस्फेयर क्यों होता है, क्योंकि सन से दूर होते हैं जो जोवियन होते हैं, इसलिए इन्हें जोवियन बोलते हैं। उनमें मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं, और तभी बने प्लैनेट्स 4.6 बिलियन में एक साथ ही बने सारे। इसमें एक क्वेश्चन भी आ गया, वाई आर इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर्स आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म्स। क्योंकि सन के क्लोज होते हैं, सन के क्लोज धुआं या लूज जो भी मटेरियल होगा वो नहीं स्टैंड कर सकता, वो सन की फ्लेयर से, सन के अंदर इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं ना, तो वो उसे बहा के पीछे ले जाती हैं, दूर ले जाती हैं। तो यहाँ डिफरेंस भी है टेरेस्ट्रियल और जोवियन के बीच में। ये आप क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सैटर्न जोवियन है या टेरेस्ट्रियल है। सैटर्न इज़ अ जोवियन प्लैनेट। तो यही लिखा हुआ पहला पॉइंट यही है कि टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं वो क्लोज विसिनिटी मतलब बिल्कुल क्लोज होते हैं सन के, बहुत वहाँ पे गैसेस कंडेंस ही नहीं हो सकती ना, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो गैसेस कंडेंस नहीं होंगी तो पीछे चली जाएंगी, सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएगा बस वहाँ पे जो ऑलरेडी है। तो जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं वो दूर होते हैं, तो उनके आसपास काफ़ी गैसेस होती हैं, इसलिए उन्हें जोवियन बोलते हैं। जो सोलर विंड्स होते हैं बहुत इंटेंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सोलर फ्लेयर, वो सारी गैसेस को बहा के पीछे ले जाती हैं, डस्ट जो भी होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का। तो इसी वजह से वो थोड़े छोटे होते हैं, और जो पीछे वाले प्लैनेट्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अब
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट स्मॉल होते हैं, जूपिटर प्लैनेट्स बड़े होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की जो ग्रेविटी होती है ना वो भी कम होती है, गैस पकड़ भी नहीं पाते वो उनको ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं मून पे। एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। जैसे 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 अर्थ के ओरिजिन को समझाने के अटैम्प्ट्स हुए हैं, वैसे मून के ओरिजिन को भी समझाने के अटैम्प्ट्स किए। वो किसने किए? 1838 में। 1796 में हमारा वो हुआ था अर्थ के लिए, और ये मून के लिए जो है हमारा सर जॉर्ज डार्विन। वो बोलते हैं कि शुरू में अर्थ और मून जो दोनों हैं वो सिंगल एक बॉडी से बने थे, वो इकट्ठे होते थे, मतलब साथ होते थे, भाई भाई थे भाई दोनों। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब से वो रोटेट कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वो डंबल शेप हो गए। डंबल शेप देखे ना, बीच में हाथ से पकड़ते साइड में दो बड़े बड़े बने होते हैं, बन गई बॉडी। तो इवेंचुअली वो ब्रोक हो गया, अर्थ अलग हो गई, सन मून अलग हो गया। तो वो ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो मटेरियल मून पे मिल रहा है वो सेपरेट हुआ है फ्रॉम जो मटेरियल पैसिफिक ओशन के डिप्रेशन में है ना, उसके साथ मैच हो रहा है कहीं ना कहीं। पैसिफिक ओशन में जो नीचे समुद्र में जो गड्ढे बने हुए हैं ना, उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो वहाँ पे जो ज़मीन में जो रेत बजरी जो मिल रही है, वो वैसी ही मून पे मिल रही है। ये उन्होंने बोला, ये आपके साइंटिस्ट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे जॉर्ज जी, जॉर्ज चाचा ये बोल रहे हैं। पर आज के साइंटिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते हैं। आज के में जनरली बिलीव किया जाता है कि जो मून की फॉर्मेशन हुई है वो एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ हुई है। वो एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था जिसको हम बिग स्प्लैट बोलते हैं। ये क्या था? एक बॉडी थी जो कि मार्स के दुगनी या तिगनी थी, मार्स से दुगनी तिगनी जाकर टकराई अर्थ के साथ। जैसे ही अर्थ फॉर्म हुई उससे वो एक बॉडी टकराई, लार्ज पार्ट ब्लास्ट हो गए भाई अर्थ से टकरा के। अर्थ तो काफ़ी बड़ा है, तो वो कोई एक टुकड़ा बचा, वो टुकड़ा अर्थ के आसपास अराउंड घूमने लग गया, उस ग्रेविटी में, अर्थ की ग्रेविटी में कैच हो गया और वो ऑटोमेटिकली घूमने लग गया। तो अभी 4.5 बिलियन ईयर को बन गया था मून। आगे हम चलते हैं। अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ? क्योंकि शुरू में तो अर्थ पे कुछ भी नहीं था ना, एक बंजर ज़मीन थी, चट्टान, एक गर्म ऑब्जेक्ट था, एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला था, उसमें सब रिलीज़ हो जाता था। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम थी, कैसे कोई रहेगा, जीव जंतु नहीं रह सकता। और आज की डेट उससे तो बहुत अलग था। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ प्रोसेस हुआ होगा जिसने ये चेंज किया, रॉकी से बंजर लैंड से एक आज की डेट में इतने समुंदर हैं, हरियाली है, अमेज़न है, कॉन्गो है, हमारे मडागास्कर है, हमारा इंडिया है, हमारा इतने अच्छे अच्छे समुंदर है, मालदीव, क्या क्या है आज की डेट में अर्थ में। तो ऐसा अर्थ पहले नहीं था। इसकी क्या वजह अभी देखते हैं। जैसे 4.6 मिलियन में हम चलेंगे 4.5 बिलियन से, नहीं 4600 मिलियन से अब तक भी, उसमें अच्छा एवोल्यूशन। उससे पहले वो अर्थ वैसी ही थी। अर्थ जो है वो लेयर्ड है, आपको ये पता ही होगा। आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है, अंदर हमारा अर्थ के कोर है, सेंटर ऑफ द अर्थ। यूनिफॉर्म नहीं है भाई, मटेरियल एटमॉस्फेयर में अलग है, अर्थ के अंदर अलग है, अर्थ की सतह पे अलग है, अर्थ के अंदर मेंटल में अलग है, कोर में अलग है, क्रस्ट में अलग है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, अर्थ हर जगह अलग है। और जो एटमॉस्फेरिक के मैटर है उसका जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, घनत्व। जैसे जैसे सरफेस, अर्थ के सरफेस से हम डीपर जाएंगे, उसके जोन्स अलग हैं,
अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। जब अर्थ शुरू में था ना, अपने प्राइमोर्डियल स्टेज में था, शुरुआती स्टेज में था, तो काफ़ी वॉलेटाइल स्टेज था भाई, टूट जाती थी, बन जाती थी, यहाँ से टूट गई, वहाँ से बन गई, यहाँ से टूट गई, वहाँ से बन गई, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बनी, मजबूत आई उसके अंदर, घनत्व बना, जो उसके अंदर का मटेरियल था वो सेपरेट होने लगा, जिसकी जैसी डेंसिटी थी वो अलग अलग हो गया। जैसे आप पानी में तेल डालोगे तो तेल की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है, कम होती है, तो वो ऊपर तैरने लग जाता है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे रहता है। इससे क्या हो गया, हैवी जो मटेरियल था वो नीचे चला गया और अर्थ के सेंटर में आ गया। जो हल्का था वो अर्थ के ऊपर आ गया, ऊपर ही रहा। धीरे धीरे ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, कंडेंस मतलब इकट्ठा होकर एक स्मॉलर साइज बन गया। जैसे जैसे आप देखेंगे पानी है, पानी को फैला दिया आप किसी छोटी चीज़ में रख दो, जम जाएगा, एक सब बर्फ़ बन जाएगी, छोटा टुकड़ा बन जाएगा, वैसे कंडेंस हो गया। ऐसी अर्थ की आउटर सरफेस बन जाती है। जब मून बना, जब जायंट इम्पैक्ट हुआ, आपको बताया मैंने, बिग स्प्लैट बोलते हैं जिसे, उससे क्या हो गया, अर्थ और हीट हो गया। उस टाइम क्या हुआ कि अंदर से अर्थ कूल भी हो रहा था टकराने की वजह से, फिर और हीट हो गया। तो उससे भी अर्थ पे बहुत फ़र्क पड़ा और अर्थ के बनने में अलग अलग लेयर्स देखी गई। फिर उस टाइम क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। आज की डेट में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मैक्सिमम है, 78% नाइट्रोजन है, 23% ऑक्सीजन है, बाकी आर्गन हमारी और ये गैसेस वगैरह। तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन हम देखें कि एटमॉस्फेयर बना कैसे है हमारे अर्थ का, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना। पहले क्या हुआ, पहले तो एटमॉस्फेयर था ही नहीं। सेकंड में जब अर्थ का जो इंटीरियर है, गर्म इंटीरियर था, उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया एटमॉस्फेयर बनने में। तो धीरे धीरे फिर वो बना। तो कैसे बना, फोटोसिंथेसिस हुई, गैसेस रिलीज हुई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ऑक्सीजन ली गई, ऐसे करके फोटोसिंथेसिस से भी जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता था, क्योंकि वो उड़ गया, क्योंकि सोलर जो विंड्स थी उसकी वजह से वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। वो सिर्फ अर्थ के केस में नहीं हुआ, सारी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में हाइड्रोजन उड़ के पीछे चला गया। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर उड़ गया। पर जब अर्थ कूल हो रहा था धीरे धीरे, तो गैसेस और वाटर वेपर अर्थ में रिलीज़ हो रहे थे, तो उससे भी एटमॉस्फेयर बनने में बहुत मदद मिली। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या था, वाटर वेपर था, नाइट्रोजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन, अमोनिया, और बहुत कम फ्री ऑक्सीजन थी। फ्री ऑक्सीजन समझते हैं ना आप, जो जल्दी किसी के साथ मिल जाती है, CO2 बना देगी, CO बना देगी। ये सारी जो गैसें थी ना, ये अर्थ के अंदर से निकलती थी, अर्थ के इंटीरियर से निकलती थी, अर्थ के अंदर से गैसेज निकलती होती हैं, उसे हम डी गैसिंग बोलते हैं। यहाँ जब हमारे वॉल्केनिक इरप्ट होते थे उससे भी गैसेज निकलती थी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये, इसको आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक पूरा अलग से वीडियो बनेगी, फिर भी आपको बताते हैं इयॉन्स, ठीक है, फिर एरा आता है, फिर पीरियड आता है, फिर इपॉच आता है, फिर एज आता है, जिसको हम एजिस में गिनते हैं। सबसे बड़ा इयॉन होता है। इयॉन्स प्रोटोजोइक, आर्कियन, हाइडियन, ये सब। एरा बोलते हैं ना, किस ज़माने का है तू भाई, कौन से ज़माने का है तू, ऐसे। एक ज़माना है कौन सा है,
कैनोजॉइक जो 65 मिलियन ईयर से आज तक जिसका टाइम पीरियड है। फिर मीसोजॉइक का क्या है, 65 मिलियन से 245 मिलियन। फिर पैलोजॉइक का 245 से 570 मिलियन। पीछे जा रहे हैं ना। पैलेओजॉइक इनमें सबसे पुराना है। तो इसमें फिर आ जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन जो 570 से 4800 पीछे जा रहे हैं पीछे, और 5000 से 13,700 मिलियन। अब इसमें देख लेते हैं कि सेनोजॉइक को अगले किस किस पीरियड में डिवाइड किया हुआ है, क्वाटरनरी और टर्शनरी। मीसोजॉइक को क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। जुरासिक तो सब ने सुना होता है ना, जुरासिक पार्क मूवी देखी है। पैलेओजॉइक भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, पर्मियन, कार्बोनिफरस, डेवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। ये सबके टाइम पीरियड्स आपको याद करने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा आप याद रख सकते हैं कि पहले इनमें से ये पीरियड कौन से एरा में आता है। कोई बोलेगा भाई क्वाटरनरी पीरियड कौन से एरा में था, पैलेओजॉइक? नो, इट वाज इन सेनोजॉइक। और इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, ये आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, पर एपॉच में आपको पढ़ा देता हूँ। होलोसीन और प्लेस्टोसीन आ जाता है हमारा क्वाटरनरी। टर्शरी, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पैलियोसीन, ये जितने सीन है ना सब सीनोजॉइक के अंदर आएंगे। और एजेस में से सबसे जो आप माने कि रिसेंट वाला कौन सा है, होलोसीन, ठीक है। सबसे पुराना पैलियोसीन। ऐसे आगे आप चल सकते हैं। ट्रायसिक ज़्यादा पुराना है जुरासिक से। पर्मियन ज़्यादा पुराना है ट्रायसिक से। ऐसे कैम्ब्रियन सबसे पुराना है पैलेओजॉइक के हिसाब से। इसमें देख सकते थे कौन से पीरियड में क्या हुआ था। ये हम कौन से पीरियड में रह रहे हैं एपॉच में। अगर कोई पूछे कि मॉडर्न मैन हम आज की डेट में रह रहे हैं, तो हमारा एपॉच कौन सा है? हमारा एपॉच है होलोसीन। पीरियड कौन सा है? क्वाटरनरी। एरा कौन सा है? सीनोजॉइक। ऐसे याद रखेंगे। होमोसेपियंस प्लेस्टोसीन में आ जाते हैं। अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स जो हमारे बंदर वगैरह थे प्लायोसीन। एप या फ्लावरिंग प्लांट्स मायोसीन। एंथ्रोपॉइड एप आपने देखा होगा शायद, ये कौन सी कंट्री में अभी उसके कुछ फॉसिल्स मिले हैं, आई एम नॉट गेटिंग इट, यूरोपियन कंट्री है कोई। ओलिगोसीन। रैबिट्स और हेयर ओ काफ़ी पुराने हैं। इयोसीन और रैट्स, चूहे, स्मॉल मैमल्स पैलियोसीन में भी होते थे। इंसान तो चूहों से बाद में आए हैं। ये हम जो मॉडर्न मैन हैं ये तो अभी आया भाई। आगे चलिए। जो फ्रॉग्स और टर्टल्स होते थे वो ट्रायसिक में भी होते थे, और जो डायनासोर्स होते थे, ये फ्रॉग्स देख लीजिए कितने पुराने। एज ऑफ डायनासोर जो है जुरासिक में 200 मिलियन। चलिए ये आप अब रीड कर लीजिए खुद ही, इसमें लिखा हुआ है ना आगे। जैसे जैसे अर्थ कूल हुई, वाटर वेपर रिलीज शुरू हो गए, डी गैसिंग होती गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर की थी ना, वो जब बारिश आती थी तो नीचे आके डिज़ोल्व हो जाती थी। डिज़ोल्व होती थी तो उससे टेम्परेचर और डिक्रीज़ हो जाता था, कंडेंसेशन और ज़्यादा होती थी। जितनी ज़्यादा कंडेंसेशन होती थी उतनी ज़्यादा बारिश होती थी। जैसे जैसे रेन वाटर आता था सरफेस पे, वो सारा कलेक्ट हो जाता था। जो नीचे अर्थ में गड्ढे होते थे, डिप्रेशंस, गड्ढे छोटे नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, वो उनको ओशियंस बोलने लग गए हम। जो अर्थ के ओशियन थे वो लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले बने। सॉरी, अर्थ जब बनी उससे 500 मिलियन बाद बनने शुरू हुए। ये बोलता है कि जैसे अर्थ हम बोलते बने 4.6 या 4600 मिलियन ईयर्स अगो, तो उससे 500 ईयर काट दो तो 4000 मिलियन ईयर्स अगो आज से ओशियन बनने शुरू हो गए। तो ओशियन बन गए, पानी आ गया भाई, है ना। तो पानी आ गया तो उसमें जीव जंतु भी आएंगे, तो 200 मिलियन ईयर्स और बाद वहाँ पे लाइफ शुरू हो गई। तो 3800 मिलियन अगो लाइफ शुरू हो गई। पर आज की डेट में 2500 से 3000
मिलियन ईयर्स आज से फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हो गया। लाइफ शुरू में सिर्फ ओशियन तक सीमित थी, ज़मीन पे लाइफ नहीं थी, काफ़ी समय तक समुद्र में ही लाइफ रहती थी। फिर धीरे धीरे ओशियन ने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी, फोटोसिंथेसिस बढ़ गई। ओशियंस के अंदर लाइफ शुरू हो गई तो ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन से क्या हुआ कि ऑक्सीजन से वो सैचुरेट हो गया और ऑक्सीजन अपने अंदर ले नहीं पा रहा था। फिर वो जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन थी ना, वो एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो गई। ठीक है, फिर ऑक्सीजन जो हम थी वो एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो गई। तो जो लास्ट फेज एवेल्युएशन का था वो तो ज़िंदगी, लाइफ। जब धरती बन गई, पानी आ गया, ऑक्सीजन आ गई, तो फिर वही लाइफ भी शुरू हो जाएगी। आज का जो साइंटिस्ट है वो ये मानता है कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ जिसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को असेंबल किया, वो जो असेंबलेज था उसको फिर डुप्लीकेट किया, उसको बार बार कॉपी पेस्ट किया, तो वो लिविंग सब्सटेंस बना। तो जो ज़िंदगी, लाइफ का जो रिकॉर्ड मिलता है वो पत्थरों के अंदर मिलता है, कुछ फॉसिल्स के अंदर मिलता है हमें। ब्लू एल्गी जो कि 3000 मिलियन ईयर से अगो पाई गई, वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़िंदगी कुछ 3800 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई होगी। ये आज हमने जो पढ़ा है ना, वो एक सिंगल सेल से हमारा अर्थ शुरू हुआ, तो आज हम एक इंसान बना। अभी क्वेश्चन आंसर्स का सवाल है, अर्थ की एज क्या है? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन ईयर्स, 13.7 ट्रिलियन ईयर्स। तो इसका आंसर आप दीजिए, आपने पढ़ाई कर ली है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? इयॉन्स, पीरियड्स, एरा और इपोच। बताइए सबसे बड़ा पीरियड किसका, क्या होगा इसमें से? आपको मैंने बताया था ना, लेफ्ट साइड से सबसे बड़ा फिर छोटा, तो इसमें से आपका टेबल देख सकते हैं आप एक बार। इयॉन्स सबसे बड़े। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? सोलर विंड्स का भी बहुत अच्छा योगदान था, डीगैसिंग का भी था, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन का कोई अभी जिक्र तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। सोलर विंड्स पढ़े हैं, डीगैसिंग पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट्स? इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो सन से लेकर एस्ट्रॉयड बेल्ट तक होते हैं। तो कौन से प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड्स? कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट हैं। नेक्स्ट जो होते हैं वो जोवियन होते हैं। लाइफ ऑफ द ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट? इसका आंसर 3.8 मिलियन, 3800 मिलियन। बाकी ये क्या, वाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? ये आपको बता ही दिया था कि उसके ऊपर जो सोलर विंड्स का इफेक्ट पड़ता है, सोलर टेम्परेचर इतना हाई होता है, वहाँ कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होती है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो बहा के ले जाते हैं सोलर विंड्स, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ रॉकी पार्ट रह जाता है। देन व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन द आर्गुमेंट्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ गिवन बाय कैंथ एंड लैपलेस और चैम्बरलिन और मोल्टन? ये तो आप देख के बता सकते हैं। कैंथ और लैपलेस ने कब दिया था? आई थिंक 1796 में दिया था, और चैम्बरलिन में 1920 में दिया था। आप इसको देख सकते हो। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है?
अलग अलग डेंसिटीज़ होती हैं, तो जो डेंसिटीज़ अलग अलग होंगी तो अलग अलग वहाँ पे मैटर बनेगा डिफरेंशिएशन की वजह से। अर्थ का जो सरफेस था इनिशियली कैसा था, रॉकी था, बैरन था, हॉट था। व्हाट वर द गैसेस विच इनिशियली फॉर्म्ड अर्थ, हाइड्रोजन था, हीलियम थी, वाटर वेपर था, कार्बन, मीथेन, ये सब था। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता दीजिए, बोल रहे हैं कुछ, है ना। तो स्टेजेस इवेल्यूएशन ऑफ अर्थ की ब्रीफ में हर एक स्टेज का होता है। पहली स्टेज तो हमारी ये थी कि अर्थ की फॉर्मेशन होनी, दूसरी स्टेज में प्लैनेट्स बने, फिर मून बना, फिर ओशन बने, फिर लाइफ आई। तो इस हिसाब से आज आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर। थैंक यू।